नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आप सभी को पता होगा सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है अभी? कोरोना। तो अपन आज कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना है क्या? एक वायरस। कोरोना क्या है? वायरस। वायरस एक सबसे छोटा सा छोटा जीव होता है जिसमें सेल भी नहीं पाई जाती। जिसमें क्या? सेल भी नहीं पाई जाती, फिर भी ये जिंदा रहता है। जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होता है? आरएनए, डीएनए या प्रोटीन होता है, इसलिए वायरस जिंदा रहता है। तो अपन पहले किसकी स्टडी करेंगे? कोरोना से पहले वायरस के बारे में। वायरस किन चीजों से मिलकर बना होता है, आकार कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, तो अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे वायरस की। वायरस के बारे में पहला पॉइंट लिखो, यह है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। वायरस क्या होता है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। अब वायरस बना होता है तो इसका संगठन क्या क्या होगा, तो पहले इसके बारे में अपन पता करेंगे कि वायरस का संगठन क्या होता है। ठीक है, संगठन देखो इसका। एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षार, इसमें होता है आरएनए या डीएनए, आरएनए या डीएनए। सेकेंड चीज क्या होती है? प्रोटीन। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? वायरस। किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। अब ध्यान रखने वाली बात है, जिस वायरस में आरएनए होगा उसमें डीएनए नहीं होगा, और जिस वायरस में डीएनए होगा उसमें आरएनए नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वायरस के अंदर सेल नहीं पाई जाती, वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती। शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका होती है, पर वायरस के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। याद रखना, वायरस अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। अब जब इसमें कोशिका नहीं पाई जाती तो जिंदा कैसे रहता है? ये सतह पर बाहरी आवरण में जिंदा नहीं रहता। इसको जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है, और इसको पोषण कहां से मिलेगा? बाहरी शरीर से। ये किसी जिंदा व्यक्ति, जिंदा जानवर के शरीर के अंदर एंट्री लेगा, फिर उससे पोषण लेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब जनन प्रजनन करेगा, अपने आप को दोगुना तिगुना मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जिंदा रहता है। ठीक है, वायरस समझ में आया आपको कि वायरस होता क्या है? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। संगठन होता है नाइट्रोजन क्षार, आरएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन। वायरस के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। अब अभी लेटेस्ट में जो वायरस सबसे ज्यादा चर्चा में है उसका नाम है कोरोना वायरस। अब अपन स्टडी करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों दिया? इस वायरस का नाम कोरोना क्यों? पहला तो मतलब समझो कोरोना होता क्या है। कोरोना का मतलब, कोरोना का मतलब होता है नया, ताज। ठीक है,
नया ताज। मतलब ये ताज होता है, कोरोना ताज होता है, ताज की आकृति का दिखाई देता है। देखो इसकी आकृति ऐसी होती है, ये आकृति अपन को कैसे दिखाई देगी, माइक्रोस्कोपी से। अपन अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते, क्योंकि वायरस का आकार नैनोमीटर में होता है, 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, एक के अंदर 10 की पावर 9 का डिवाइड करेंगे, तब जाके वायरस का आकार अपन को पता चलेगा। अब ये कौन सा ताज है, ये इंडिया वाला ताज तो नहीं है, क्योंकि अपन जो इंडिया में ताज देखते हैं ऐसा ताज कभी देखा नहीं। ये यूरोप की कंट्री में यूज लेने वाला ताज है। तो ये माइक्रोस्कोपी से देखने पर ताज की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अब ये वायरस सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हटा दूं? जी। चाइना का एक शहर है, चाइना का एक शहर है जिसका नाम क्या है, वुहान। ऐसे माना जाता है कि चाइना के शहर वुहान से इस वायरस की उत्पत्ति हुई। वुहान शहर में क्या है ऐसा जिससे यहां से इस वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है? वुहान शहर में है वेट मार्केट। क्या है? वेट मार्केट। वेट का मतलब होता है गीला, और मार्केट का मतलब आप सभी जानते हैं, गीला मार्केट। ये गीला मार्केट क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पर जीवित जानवरों को कस्टमर के सामने, ग्राहक के सामने काटा जाता है। ठीक है, किसके सामने काटा जाता है? ग्राहक के सामने, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। मार्केट में ब्लड ही ब्लड होता है, ब्लड को साफ करने के लिए पानी डाला जाता है, तो पूरा मार्केट गीला हो जाता है। पूरा मार्केट गीला हो गया तो वो वेट मार्केट हो गया। ठीक है, इसलिए इसको वेट मार्केट बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ये वेट मार्केट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ के हैं? वुहान शहर के, चाइना के वुहान शहर के। अब ऐसा माना जाता है कि इस वेट मार्केट में चमगादड़, सांप, पेंगोलिन, ऐसे दुर्लभ, पेंगोलिन जैसे दुर्लभ जानवरों का हत्या की जाती है। इसमें वेट मार्केट में ग्राहक के सामने इनको काटा जाता है। अब इनमें क्या होता है, कोरोना नाम का वायरस पाया जाता है। इन जंतुओं में कोरोना नाम का वायरस पाया जाता है। ये वायरस इनसे म्यूटेंट होके आदमियों में आ गया। मतलब इनका सेवन किसने किया? आदमियों ने। तो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में इसका म्यूटेशन हो गया। चमगादड़, सांप और पेंगोलिन से आदमियों में आ गया। किन में आ गया? ह्यूमन में आ गया। ठीक है, तो इस वायरस का नाम, नया नाम पड़ा म्यूटेंट होके नोवेल कोरोना वायरस। क्या नाम पड़ा इसका? नोवेल कोरोना वायरस। पहले ओनली कोरोना वायरस पता था। आज तक अपन को 6 कोरोना वायरस के बारे में पता चला है जो जंतुओं से आदमी के अंदर म्यूटेंट होके आए हैं, जो जंतुओं से आदमी में आए और आदमियों को संक्रमित करते हैं। ऐसे तो वायरस की फैमिली है कोरोना, बहुत बड़ी, 100+ वायरस है इसमें, पर वो जानवरों में होते हैं, नॉट आदमियों में। ये 6 प्रकार के वायरस जंतुओं से आदमियों में और आदमियों को संक्रमित करते हैं। ये 7वां म्यूटेंट होके आया है, इसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। अब इसके बारे में WHO क्या बोलता है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में होने वाली संक्रामक बीमारियों, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारियों के बारे में जानकारी रखता है, उनके वैक्सीन
वो तैयार करता है, उनके दवाइयाँ वो तैयार करता है, भविष्य में होने वाली बीमारियाँ, पहले जो चल रही दवाइयाँ उनका एंटीबायोटिक बनाना, एंटीवायरल टीके बनाना, बाकी सब काम WHO के अंडर में होता है। अब नोवेल कोरोना वायरस के बारे में WHO का क्या कहना है वो अपन स्टडी करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कहता है कि ये नोवेल कोरोना वायरस, ये सार्स वायरस की तरह दिखता है। 2003-4 में सार्स नाम की बीमारी आई थी, जिसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी थी, जो सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा करती थी। ये इससे मिलता जुलता वायरस है। तो WHO ने इसका नया नाम, ऑथेंटिक नाम क्या दिया? SARS, सार्स CoV-2। क्या नाम दिया? सार्स कोविड-2। इसका ऑथेंटिक नाम क्या है? सार्स कोविड-2। अब ये वायरस है, तो वायरस बीमारी पैदा करता है। तो इस वायरस से सार्स कोविड-2 से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आपने सुना होगा, क्या है? बीमारी। अब ये कोविड-19 तीन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला तो CO का मतलब कोरोना, P का मतलब वायरस, PI का मतलब, D का मतलब डिजीज, और 19 का मतलब ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में, इसलिए इसका नाम 2019 दे दिया। अब कोरोना वायरस के क्या सिम्टम होते हैं? कोरोना वायरस के सिम्टम क्या होते हैं, ये कितना खतरनाक है और ये इतना फैलता क्यों जा रहा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ गया जी? हटा दूं? हाँ। देखो, पहली बात तो ये संक्रामक है। संक्रामक का मतलब एक से दूसरे में फैलता जा रहा है, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन, ये जानवरों से नहीं फैल रहा है। अभी तक की स्टडी में यह आया है कि ये जानवरों से नहीं फैल रहा है, अभी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। इसलिए ही लॉकडाउन का यूज किया गया। सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, क्वारंटाइन वगैरह जो भी अपन टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं, इसके बाद में आई है, इसके बाद में स्टार्ट हुई है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने के बाद। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि इसमें लक्षण क्या होते हैं और इससे आदमी परेशान कैसे होता है और कितने आदमी मरते हैं इससे। ठीक है, तो पहले इसके सिम्टम देख लो। सिम्टम क्या है? खांसी, जुखाम, बुखार। ये नॉर्मल सिम्टम जो फ्लू के होते हैं वही होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे 100 लोग इस फ्लू के टच में आए और उनके ये बीमारी हो गई, इन्फेक्टेड हो गए 100 लोग, 100% इन्फेक्टेड आर कोरोना। तो 100 भी डिवाइड होगा किसमें? 3 पार्ट में, 80% में, 15% में और 5% में। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये बहुत काम की चीज है। 80% वो लोग होंगे जिनमें फीवर और कोल्ड होगा, फीवर और कोल्ड होगा। ये होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? घर में रहकर ही स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि इनका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। किनका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है? इन 80% पर्सन्स का।
जो घर पे रह के ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आता है 15% लोग, इनमें क्या सिम्टम होते हैं, फ्लू तो होता है, कोल्ड भी होता है, प्लस में सांस लेने में दिक्कत, श्वास समस्या और ठीक है, इनमें दो समस्या हो गई, फीवर कोल्ड और सांस लेने में समस्या। इनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, कहां कराया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब इनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन दिया जाता है। और ये 15% लोग 10-15 दिन या 12 से 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहकर स्वस्थ होकर घर चले जाते हैं। उसके बाद बचते हैं 5% लोग, इनमें क्या होता है, फीवर, कोल्ड और श्वास प्रॉब्लम, ये तो होती है, पर इनके साथ में इनको ये ज्यादा समस्या होके निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किन में कन्वर्ट हो जाता है, निमोनिया में कन्वर्ट। ठीक है, ये निमोनिया क्या करता है, फेफड़ों में सूजन पैदा कर देता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए वेंटिलेटर, नाम सुना होगा, वेंटिलेटर हो रहा है अभी सब जगह, तो ये वेंटिलेटर काम में लिया जाता है। इस पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑक्सीजन दी जाती है। 5% में 3% लोग टाइम पे वेंटिलेटर की सुविधा मिलने से ठीक होकर घर चले जाते हैं। 1 से 2% लोग जिनके अदर बीमारी है, जैसे टीबी है, अस्थमा है, किडनी की है, ब्रेन की है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, इन समस्या वाले लोग 1 से 2% लोग होते हैं जो इस बीमारी से मर जाते हैं। किससे मर जाते हैं, कोरोना वायरस से। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है, पर इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंस का पालन करके। क्या, सोशल डिस्टेंस का पालन। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन स्टार्ट किया था। अभी अपन सुनते हैं लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, ये बहुत सारी चीजें अपने नए नए नाम सुने। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बहुत सारी चीजों का, आरटीपीसीआर क्या है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, ये बहुत सारी चीजें अपन देखते हैं। ये क्या है, कोरोना की टर्मिनोलॉजी। इस कोरोना की टर्मिनोलॉजी को अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें नाम क्या आता है, लॉकडाउन। सबने सुना होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन क्यों यूज में लिया जाता है, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, लॉकडाउन में ट्रेवल बंद कर दिया जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल, गाड़ी, बस, हवाई जहाज और पानी के जहाज, जितने भी हर तरह की एक्टिविटी बंद कर दी जाती है। जैसे मोदी जी कहते हैं, जहां है वहीं रुक जाओ, जहां है वहीं रुक जाओ। जहां है वहीं रुक जाने के लिए लॉकडाउन का पालन करना पड़ता है। लॉकडाउन आपके सबके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अभी आजकल लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं घर से, जरूरी आवश्यकता है मेडिकल की दवाई वगैरह ले सकते हैं, और कुछ भी चीजों के लिए बाहर नहीं जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह घूमने नहीं जा सकते हैं। तो लॉकडाउन के बारे में ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, आइसोलेशन। आइसोलेशन के बारे में सुनो। जब किसी पर्सन के कोरोना वायरस इन्फेक्टेड कर देता है, यानी वह इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका सत्यापित हो चुका है, टेस्ट पॉजिटिव आ गया है कि ये बंदा कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या होता है, कोरोना पॉजिटिव। कौन होता है, पॉजिटिव पर्सन। उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब 2 से लेकर 14 दिन तक, 2 से लेकर 14 दिन तक उसको डॉक्टरी निगरानी में रखा जाता है। पॉजिटिव पर्सन को आइसोलेशन में
पॉजिटिव पर्सन को ही रखा जाता है, नॉट अदर पर्सन को। 2 से 14 दिन के लिए ही रखा जाता है और ये 2 से 14 दिन में ठीक भी हो सकता है या आगे भी चल सकता है आइसोलेशन में, है ना। यहाँ पे उसको डॉक्टरी खाना खिलाते हैं, डॉक्टरी दवाई देते हैं, उसको गर्म पानी पिलाया जाता है, विटामिन सी दी जाती है, 10-15 मिनट के लिए धूप दी जाती है। ये सारी ट्रीटमेंट कौन करता है? नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर की हेल्प से करता है। उसके बाद आता है क्वारंटीन। क्वारंटीन किसके लिए यूज में लिया जाता है? ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आया हो, किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आया हो, उसके कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बनी रह जाती है। तो उसको 2 से लेकर 14 दिन तक, यानी 2 हफ्ते, तो सप्ताह, 2 सप्ताह के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्वारंटीन में उसको घर पे भी क्वारंटीन कर सकते हैं या कोई सोशल जगह होती है जैसे स्कूल हुआ, आंगनबाड़ी हुआ, वहां पे उसको 2 सप्ताह के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। उसके इन्फेक्टेड होने के चांस बने रहते हैं। अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इसके बारे में कम ही लोग बात जानते होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जिससे कोरोना का शरीर में एंटर होकर उसके पहले सिम्टम दिखाई देने तक, कोरोना का शरीर में एंटर, कोरोना का बॉडी में एंटर से लेकर पहला लक्षण दिखाई देना। कोरोना का बॉडी में एंटर से लेकर पहला लक्षण दिखाई देना वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। यानी शरीर में वायरस गया और उसने अपना असर दिखाना स्टार्ट किया, पहला लक्षण कब दिखाई दिया, तो वो टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये 2 दिन से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है। किसी में तो ये सिम्टम 2 दिन के बाद दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं, किसी में 10 दिन, किसी 13 दिन, किसी 14 दिन। इसके बारे में 14 दिन तक माना जाता है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आया आप लोगों के? बता दिया जाए, बता दिया जाए। कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब वो होता है जैसे एक पर्सन से दूसरा, दूसरे से चौथा, मतलब एक पर्सन से दूसरा, दूसरे चौथा, चौथे से अदर, 8वां 10वां 12वां, उस पर्सन का अपन को पता नहीं चल पाता है कि किस पर्सन से कोरोना फैल रहा है। जब ये कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, समुदाय में ये बीमारी फैल गई है, अपन को ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस बंदे के कारण ये कोरोना भी फैल रहा है, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड कहलाता है। जब तक अपन को पता होता है कि इस बंदे की वजह से इसके घर के वाले या मोहल्ले वाले, आसपास के लोग बाग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अपन को पता रहता है, तब तक तो वो स्प्रेडिंग ही होता है। कम्युनिटी स्प्रेडिंग का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन का पता नहीं चल पाता है इसमें। तो कम्युनिटी स्प्रेड समझ में आया आपको? जी। हटा दो, हटा दो। एक होता है सुपर स्प्रेडर। समुदाय में फैलना लिखना इसका, है ना, समुदाय में फैलना, सुपर स्प्रेडर। आपको पता है कोरोना छींकने, खांसने या इन्फेक्टेड पर्सन की यूज में ली हुई चीजों को यूज करने से कोरोना फैलता है। स्प्रेडर का मतलब होता है फैलना, सुपर का मतलब अधिक।
सुपर स्प्रेडर का वो मतलब होता है जैसे कोई बंदा छींका तो उसके ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, तो उसमें कितने वायरस बाहर निकले। स्प्रेडर का मतलब फैलना होता है, सुपर स्प्रेडर अधिक फैलने वाला होता है। एक ऐसा पर्सन जो अपने छींकने खांसने में बहुत सारे कोरोना के वायरस बाहर निकालता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वायरस जनरेट करता है, तो वायरस को बहुत ज्यादा फैलाता है। वह पर्सन जिसके खांसने में छींकने में अधिक मात्रा में वायरस बाहर निकलते हैं। ठीक है, सुपर स्प्रेडर समझ में आया। वह एक ऐसा बंदा जिसके छींकने या खांसने से बहुत अधिक मात्रा में वायरस बाहर निकलते हैं। जब जितने ज्यादा वायरस निकलेंगे उतने ज्यादा कोरोना के फैलने के चांस बढ़ेंगे, इसलिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है सुपर स्प्रेडर। अगला वर्ड आता है फोमाइट। फोमाइट तो आपने बहुत ही कम सुना होगा। फोमाइट वर्ड उसके लिए यूज में लिया जाता है जैसे कोई पर्सन कोरोना से इन्फेक्टेड है, और सबसे ज्यादा यूज में किनको लेता है, बाहर निकलने वाले दरवाजों को, हाथ धोने वाले तौलियों को, कंघे को, कांच को, इन चीजों पर वायरस स्टील हुआ जैसे रबड़ हुआ 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो फोमाइट वो चीज होती है जैसे दरवाजे हुए जिनको अपन बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। फोमाइट उस जगह को बताया जाता है जहां पर वायरस फैलने के चांस ज्यादा होते हैं। वो किसके बने होते हैं, स्टील और रबड़ के, जिन पर वायरस 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है। फोमाइट उसके लिए यूज में लिया जाता है। अब इसके टेस्ट के बारे में पता करते हैं। भाई किस बंदे को कोरोना हो गया है, वो कोरोना पॉजिटिव कैसे होगा, उसका पता करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। जैसे दूसरी बीमारी में टेस्ट किया, जैसे टीबी का टेस्ट मोन्टाक्स टेस्ट होता है, उसकी तरह कोरोना का भी टेस्ट होगा। तो इसके 2 तरीके प्रचलित है। पहला टेस्ट आरटीपीसीआर, दूसरा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब देखो ये आरटीपीसीआर है ना, इसका फुल फॉर्म देख लो पहले। एग्जाम से रिलेटेड सबसे बड़ी बात तो आरटीपीसीआर का क्या मतलब होता है, एग्जाम में यही आएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये वायरस के बारे में सबसे सटीक जानकारी देता है। 99% इसकी एक्यूरेसी होती है। किसकी एक्यूरेसी, आरटीपीसीआर की। पर इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ये 8 से 10 घंटे अपने टेस्ट में लेता है आरटीपीसीआर। और कोरोना तो बहुत अधिक स्पीड से फैल रहा है, तो आरटीपीसीआर अपन यूज में लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टेस्टिंग कम हो जाएगी, मलेरिया के इसके मरीज बढ़ते जाएंगे कोरोना के। तो इसके लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट काम में लिया। क्या लिया गया, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कैसे काम करता है, एक किट होती है टेस्ट किट, उसमें उस पर्सन का ब्लड लेके यहां डाला जाता है, सुई चुभाई जाती है, प्रिक किया जाता है और उससे ब्लड लेके और यहाँ कोरोना का मिक्सर मिला के चेक किया जाता है। और ये 15 मिनट में टेस्ट जवाब दे देता है अपन को कि कोरोना है या नहीं है। 15 मिनट में जवाब दे देता है कौन, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। पर इसको काम में नहीं लेने का कारण क्या है कि इसकी एक्यूरेसी गुड नहीं है, नॉट गुड। ठीक है, इसलिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को काम करने से मना कर दिया है। ठीक है, पर ये काम कैसे करता था पहले ये देखो।
जिस बंदे के कोरोना ने अटैक कर दिया, कोरोना के अटैक करते ही उसका इम्यूनिटी पावर काम करना स्टार्ट कर देगा। बाहर से आए हुए रोगाणु, जीवाणु, विषाणु से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर स्टार्ट हो जाएगा काम करना। तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। हमारे शरीर में 2 टाइप की एंटीबॉडी बनती है, IgG और IgM। जिस बंदे के शरीर में IgG और IgM एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडी इस टेस्ट में पता चल जाएगी कि भाई शरीर में एंटीबॉडी बन गई है, तो ये कोरोना का पॉजिटिव है तभी एंटीबॉडी बनी है, नहीं तो इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती। इस प्रकार इस टेस्ट को अपन काम में लेते हैं। अब कोरोना के टेस्ट हो गए, अब बंदा पॉजिटिव आ गया तो उसको ट्रीटमेंट तो देंगे, कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो देंगे। अभी तक इसका वैक्सीन और कोई दवाई तो तैयार नहीं हुई, फिर भी मलेरिया की वैक्सीन, इबोला वायरस की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन, इन सबको मिक्स करके डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपन को पता चल गया 2 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR। अब कोई पर्सन इससे पॉजिटिव आ गया, अभी तक इसका कोई वायरस का वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, इसमें भी टाइम लगेगा, 6 महीने के लगभग बता रहे हैं WHO के 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो और इसकी कोई दवाई भी नहीं है, फिर भी इसकी दवाई थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जा रहा है देखिए। एक दवाई का नाम है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर इबोला वायरस की बीमारी, किसकी दवाई है? इबोला वायरस की। कुछ ही समय पहले, 1-2 साल पहले इबोला वायरस आया था, तब ये रेमडेसिविर दवाई बनाई गई थी। रेमडेसिविर वायरस पे काम करती, एंटीवायरल बीमारी है, एंटीवायरल ड्रग्स है। तो ये किस तरह काम करती है? ये जो अपना इसका जो RNA है, इसको रेप्लिकेट होने के लिए, 1 से डबल होने के लिए, कोरोना का RNA को 1 से डबल होने के लिए एंजाइम होता है, वो हेल्प करता है। वो एंजाइम इसको डबल करता है, रेप्लिकेट करता है। तो इबोला वायरस की रेमडेसिविर दवाई उस एंजाइम को खत्म कर देती है। क्या कर देती है? खत्म। रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम को खत्म कर देती है। इस प्रकार जब नया वायरस नहीं बनेगा तो बंदा ठीक होता जाएगा, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता जाएगा और वह सही होता जाएगा। एक ये दवाई काम में ली जा रही है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये होती है एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल। ये मलेरिया में काम में ली जाने वाली दवाई है, एंटी मलेरियल। अभी एंटी मलेरियल हाइड्रोक्सीक्विन ये इंडिया में सबसे ज्यादा बनती है, तो इसका निर्यात इंडिया ने लगभग 17 देशों को किया है। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका को किया है। ये ऐसा माना जाता है या ऐसा बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसमें अच्छा इलाज प्रोवाइड करा पा रही है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी यूज ली जाती है। और तीसरी दवाई, तीसरे ड्रग्स का नाम है रिटोनावीर और लेपोनावीर। यह है HIV की दवाई। एड्स के टाइम में काम में ली जाने वाली दवाई रिटोनावीर और लेपोनावीर। ये क्या करता है? जो RNA को रेप्लिकेट करने में जो एंजाइम को तो खत्म इबोला वायरस वाला रेमडेसिविर कर रहा है, और इसका जो एसिडिटी होती है RNA की, अम्लीयता होती है RNA की, उस अम्लीयता को इफेक्ट कौन करता है? ये रिटोनावीर और ये लेपोनावीर। ये दोनों ड्रग्स इसलिए काम में ली जाती है, इसलिए RNA आगे रेप्लिकेट नहीं हो पाता है और अगला पर्सन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। आज हमने कोरोना के बारे में इतनी जानकारी पढ़ ली। दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कोरोना आपको कितना समझ में आया।